देख लो पहला चैप्टर में, देखो पहला चैप्टर का इसको ना हम नोट्स बोल सकते हैं। इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है ना कि चैप्टर में जितना क्वेश्चन आंसर होगा सब क्लियर हो जाएगा, एको क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो बाद में जो किताब में क्वेश्चन आंसर देले रहेगा वो ऑटोमेटिक बनने लगेगा, है ना। तो ये चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट बात है उसको हम लोग नोट्स कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। विज्ञान किसे कहते हैं, तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कोई आपसे पूछता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, है ना। अगर कोई काम आप सावधानी से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, और उसको करने से जो आपको ज्ञान होता है, ठीक है, उसको ही हम विज्ञान कहते हैं। बात समझ में आया। तो हर कोई कहीं से कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त करता है तभी वो कोई काम करता है ना। तो कोई भी ऐसा तरीका, कोई भी ऐसा प्रयोग जिससे आप कुछ नया सीखते हैं, है ना, वो आपका कहलाएगा विज्ञान, ठीक है। विज्ञान किसे कहते हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से और सही तरीके से किए गए प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं। अब विज्ञान जो है, विज्ञान को कई भाग में बांटा है, तो विज्ञान को 2 भाग में बांट दिया है, ठीक है। कितने भाग में बांटा है, 2 भाग में। एक है भौतिक विज्ञान और दूसरा होता है जीव विज्ञान। पहला क्या होता है और दूसरा जीव। अगर आपको कोई पूछे विज्ञान को कितने भाग में बांटा है, तो 2 भाग में, एक भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। अब ये भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है, तो भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थ से होता है। यानी कि भौतिक विज्ञान में आपको सिर्फ निर्जीव चीज़ों के बारे में ही पढ़ना, लिखना और समझना है, समझ गए। भौतिक विज्ञान में किस चीज़ के बारे में सीखना है, निर्जीव चीज़ के बारे में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थ और उनसे संबंध घटनाओं से होता है। यानी कि भौतिक विज्ञान में आपको खाली निर्जीव पदार्थ के बारे में पढ़ना और समझना है। जीव विज्ञान का संबंध किससे होगा, तो जब भौतिक विज्ञान का निर्जीव से है तो जीव विज्ञान का सजीव से होगा। तो जीव विज्ञान का संबंध जो है सजीव से होता है, क्योंकि जीव विज्ञान में आपको सजीव के बारे में पढ़ना है और उससे जुड़ी घटनाओं के बारे में पढ़ना है। तो जीव विज्ञान का संबंध किससे हो गया, सजीव पदार्थ से, है ना। और निर्जीव भौतिक विज्ञान का संबंध किससे हो गया, निर्जीव पदार्थ से। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट, भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं। देखिए अब यहाँ विज्ञान की 2 शाखा था, भौतिक और जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान के भी शाखा है ना। विज्ञान की 2 शाखा है, भौतिक और जीव। अब यहाँ पर भौतिक के भी 2 शाखा है, यानी कि भौतिक के भी 2 प्रकार हैं, है ना। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। और भौतिक विज्ञान की कौन 2 शाखा है, भौतिकी और रसायन शास्त्र, ठीक। विज्ञान को 2 भाग में बांटा, भौतिकी और जो है से जीव विज्ञान में, और भौतिक को भी 2 भाग में बांट दिया, भौतिकी में और रसायन शास्त्र में। बात समझ गया। चलिए अगला पॉइंट, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं। अब देखो भौतिक विज्ञान की तो 2 शाखा था, भौतिकी और रसायन शास्त्र, है ना। अब जीव विज्ञान का भी शाखा है, तो जीव विज्ञान की भी 2 शाखा है। कौन कौन है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। देखिए वनस्पति विज्ञान में ना आपको पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना होता है। कोई पूछेगा बताओ वनस्पति विज्ञान में कथी पढ़ते हैं, तो खाना पकाना नहीं, क्या, पेड़ पौधे। तो वनस्पति विज्ञान में किस चीज के बारे में हमको पढ़ना होता है, पेड़ पौधों के बारे में, जंगल के बारे में, वन के बारे में, है ना, वनस्पति उसके बारे में, तो उसको हम वनस्पति विज्ञान पर कहते हैं। और दूसरी शाखा है इसका प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान में किसके बारे में पढ़ना होगा, प्राणी के बारे में, कोई जीव जंतु के बारे में, है ना, तो उसके बारे में हमको पढ़ना होगा किसमें, प्राणी विज्ञान। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट में, वैज्ञानिक विधि क्या है और इसके कितने अंग है। अब वैज्ञानिक विधि क्या होता है, तो भाई वैज्ञानिक जो काम करने का अपना तरीका अपनाता है ना, यानी कि वैज्ञानिक जो है अपना काम जिस तरीका से करता है उसको हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और उसका मुख्य 5 गो अंग है। क्या गो है, 5 गो अंग है। बात समझ गए। इतना पॉइंट्स क्लियर। देख लीजिए, विज्ञान सावधानी पूर्वक किए गए घटनाओं से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की 2 शाखा, भौतिक विज्ञान और
जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान की भी 2 गो शाखा, भौतिकी और रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान की भी 2 गो शाखा, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। वैज्ञानिक विधि क्या है? तो किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं और उसके कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। इतना क्लियर? चलिए अब आगे, है ना। चलो अब ध्यान दो थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। अभी हम लोग तो देखें कि वैज्ञानिक विधि के 5 गो अंग है, ठीक है। वो 5 अंग कौन कौन सा है? वैज्ञानिक विधि के 5 अंग कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, पहला, घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण, यानी कि अगर कोई काम किया गया तो उस घटना में उस घटना को सावधानी पूर्वक समझना, उसका पहला विधि होता है, ठीक है। दूसरा विधि, संभावित कारणों का अनुमान लगाना, है ना। कोई अभिक्रिया, कोई वैज्ञानिक अगर काम करता है किसी प्रोजेक्ट पर तो वो अंदाज लगाता है कि क्या हो सकता है ना। तो अनुमान लगाना, किसी प्रेक्षण का अनुमान लगाना। दूसरा तो हो गया संभावित कारणों का अनुमान लगाना। तीसरा, परीक्षण और प्रयोग द्वारा उन कारणों की जांच करना। पहले तो क्या करता है साइंटिस्ट? अनुमान लगाता है, अंदाज लगाता है कि क्या हो सकता है, फिर उस अंदाज को परीक्षण करके देखता है कि वो सही है या गलत है ना। तो वही हो गया परीक्षण का प्रयोग द्वारा उन कारणों का जांच करना। उसके बाद जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, फिर वह उस जांच के आधार पर कहीं निष्कर्ष पर पहुंचता है, कोई रिजल्ट उसको प्राप्त होता है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार विचार और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन, और उसको जरूरत पड़ता है तो वो अपना सोच को बदल करके दूसरा तरीका अपना करके देखता है। ये ना कि थुथुरलॉजी पर उतर जाए, ना ये होगा हम ऐसे ही करेंगे चाहे जो हो जाए, है तो ऐसे में गलती हो जाएगा ना। तो इसके लिए थुथुरलॉजी नहीं किया जाता है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी थुथुरलॉजी नहीं करता है। अगर एगो तरीका से काम नहीं हुआ तो दूसरा तरीका अपनाना है ना। थुथुरलॉजी नहीं करना है, आप लोग नहीं ना कीजिएगा, ना तो ओकरा गोदाम कहते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, मात्रक। अब देखिए, अभी तो विज्ञान के बारे में पढ़ लिया, चैप्टर का नाम था विज्ञान और मापन। तो विज्ञान के बारे में तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान गए। अब मापन के बारे में समझिए, मापन क्या होता है। तो एक बात याद रखिएगा, विज्ञान जो है ना पूरा मापन पर ही आधारित है। अगर मापन नहीं है तो विज्ञान नहीं है, क्योंकि भाई विज्ञान को करने के लिए, उसको मापने के लिए मापन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये मापन क्या है समझ लीजिए। मात्रक किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी चीज़ को मापना है तो कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ता है ना उसको मापने के लिए। अब जैसे कि आपको 1 केजी चीनी लेना है, तो भाई कैसे आप 1 केजी चीनी ले आइएगा? उसके लिए बाट चाहिए ना, बिना बाट के नहीं ना वजन कर सकते। तो बाट क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। अगर आपको 1 लीटर तेल चाहिए तो भाई उसको मापने के लिए लीटर का जो है अति चाहिए ना, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। बात समझ में आया? आपको 100 टॉफ़ी चाहिए, तो भाई 100 टॉफ़ी चाहिए तो उसके लिए गिनना पड़ेगा ना, तो नंबर क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। बात समझ में आया मात्रक क्या होता है? चलिए अगला पॉइंट, भौतिक मात्रक हो गया। भौतिक राशि क्या होता है? अब समझिए कि भौतिक राशि क्या है। तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक के नियम को जिस रूप में व्यक्त किया जाता है उसको भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशि को भी 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। कौन कौन भाग में बांटा गया है? भौतिक आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि को कितने भाग में बांटा गया है? भौतिक राशि के कितने प्रकार हैं? 2, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। पहले तो भौतिक का नियम क्या होता है सो समझ लिए। भौतिक के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। जैसे कि लंबाई मापते हैं ना, मीटर सेंटीमीटर में, तो लंबाई एक मात्रक वो हो गया, है ना, भौतिक का। द्रव्यमान 1 लीटर 2 लीटर द्रव्यमान। समय 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, है ना। बल जोर से खींचते हैं 1 केजी 2 केजी बल लगाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं उसको, बल, है ना। तो बल हो गया, ऊर्जा, वेग, ये सब जो है भौतिक राशि का ही उदाहरण है। अब इसके आधार पर देखो इसमें कई सारी चीज़ें, लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग सब है। तो इसके लिए इसको जो है भौतिक को 2 पार्ट में बांट दिया है। भौतिक राशि को क्या पार्ट में बांट दिया? 2 पार्ट में बांट दिया है। एक बांट दिया आधारी राशि में और दूसरा व्युत्पन्न राशि में, ठीक है। अब अगला नोट्स बनाएंगे हम लोग, आधारी राशि क्या होता है और व्युत्पन्न राशि क्या होता है ना।